हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। एम्प्लॉयमेंट इनकम के बाद हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी इनकम। बहुत आसान और एक बहुत छोटा सा टॉपिक। प्रॉपर्टी से इनकम आपको कैसे मिल सकती है? नंबर वन, आपको प्रॉपर्टी से मिल सकता है रेंट, एंड नंबर टू, आपको प्रॉपर्टी से मिल सकता है लीज प्रीमियम। देखिए, आप प्रॉपर्टी को या तो रेंट पे देंगे या लीज पे देंगे। लीज इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ रेंटल एग्रीमेंट, लेकिन दैट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैंने प्रॉपर्टी एक ही बंदे को लेट्स से फॉर 15 इयर्स दे दी है, तो उसको मैं लीज एग्रीमेंट कहूंगा। अब लीज एग्रीमेंट के लिए मैं अपने टेनेंट से यानी किराएदार से रेंट तो रिसीव करूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं अपने टेनेंट से एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी लूंगा जिसको नाम दिया जाएगा लीज प्रीमियम। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों ली जा रही है? हो सकता है कि इन्हीं 15 साल के अंदर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो इससे ज्यादा रेंट देता, तो अपनी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर करने के लिए मैं अपने इसी टेनेंट से, जिसको मैं एक लॉन्गर पीरियड के लिए प्रॉपर्टी देने लगा हूं, एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करूंगा जिसको नाम दिया जाएगा लीज प्रीमियम का। सो यहां पे हमने सिर्फ दो चीजों को डील करना है, एक है जी रेंट एंड द अदर वन इज लीज। सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स में अगर देखें तो कवर्ड एरियाज जो हमें स्टार्ट में बताए गए, इसमें पहले है जी बेसिक प्रॉपर्टी इनकम, फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग अकोमोडेशन, सो दैट्स अ सेपरेट थिंग, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। लीज एंड सब लीज, रेंट और रूम रिलीफ एंड प्रॉपर्टी लॉसेस। सो दीज आर द एरियाज which we will be looking at in this chapter, in this lecture rather। सबसे पहले अगर मैं यहां पे मूव करूं तो हमारे पास परफॉर्मा आ रहा है फॉर प्रॉपर्टी इनकम। जिस तरह एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मेट यूज करे थे, उसी तरह प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन के लिए भी एक फॉर्मेट यूज किया जा रहा है। नाउ दैट फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। अगर इस फॉर्मेट को आप देखें, सबसे पहले आप लिख रहे हो रेंटल इनकम। ओके, बिफोर गेटिंग इनटू दिस फॉर्मेट, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर। प्रॉपर्टी इनकम को हम कैश बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। कैश बेसिस का मतलब है कि टैक्स ईयर से रिलेटेड जो भी पैसे हमें मिले, दैट्स द इनकम, और जो भी हमने पे किए, दैट्स द एक्सपेंस। रिलेट कर रहा नहीं कर रहा, वो एक्रूअल बेसिस पे देखते थे। तो प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे अनलेस द रेंटल रिसीट, यानी जो रेंट हमें मिल रहा है फ्रॉम अ कस्टमर, फ्रॉम अ टेनेंट रादर, एक्सीड्स 150,000। अगर तो रेंटल इनकम 1,50,000 से ज्यादा है तो उस केस में हम प्रॉपर्टी इनकम को एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम इसको कैश बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। सो इफ यू गो टू द फॉर्मेट, सो रेंटल इनकम के बाद देखें यहां पे हमारे पास आ रहा है टैक्सेबल लीज प्रीमियम, जो मुझे प्रीमियम मिल रहा है अपने टेनेंट से फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों को ऐड किया, सो वी हैव द टोटल प्रॉपर्टी इनकम। माइनस करेंगे इसमें से अलाउएबल एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से रिलेटेड इनकम हमने किए, जिनमें सबसे पहले है इंश्योरेंस, एजेंट फीस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर टेनेंट्स, डेकोरेशन कॉस्ट, काउंसिल टैक्स, वाटर रेट्स, पानी का बिल, एंड बैड डेट्स। लेकिन बैड डेट्स सिर्फ आप माइनस करते हो ऑन एक्रूअल बेसिस। तो जब इनकम में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, यू विल गेट योर प्रॉपर्टी इनकम, और इस प्रॉपर्टी इनकम को उठा के ले जाएंगे इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में अंडर द हेड ऑफ नॉन सेविंग इनकम, और इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। अब इस फॉर्मेट से रिलेटेड चीजों को जरा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टी इनकम के बारे में कहते हैं रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी जब हम रेंट पे देते हैं वो भी दो तरह का होता है। वन इज अनफर्निश्ड लेटिंग एंड सेकंड वन इज फर्निश्ड लेटिंग। फर्निश्ड और अनफर्निश्ड लेटिंग का मतलब क्या है? फर्निश्ड लेटिंग का मतलब है कि मैं प्रॉपर्टी जब रेंट पे दे रहा हूं तो उसमें फर्नीचर वगैरह अवेलेबल है, जिसमें एम्प्लॉई या कोई भी एक इंडिविजुअल जाके रह सकता है। उसको कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने कपड़े ले जाए एंड दैट्स इट। लेकिन अगर अनफर्निश्ड लेटिंग की बात करें तो जैसे हमारा यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हम मकान किराए पे देते हैं, तो मकान किराए पे देने का मतलब है सिर्फ वो मकान है, उसके अंदर कुछ भी फर्नीचर वगैरह नहीं है। सो दैट्स अनफर्निश्ड लेटिंग। एंड सेकंड हमारे पास आएगा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शॉर्ट लीज। शॉर्ट लीज क्या है? वी विल सी दैट इन अ व्हाइल। सो प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट्स के बारे में कहता है, इट इज असेस्ड ऑन कैश बेसिस बट कैन बी ऑप्टेड टू बी अकाउंटेड फॉर ऑन एक्रूअल बेसिस। नॉर्मली इसको कैश बेसिस पे ट्रीट किया जाएगा, लेकिन एक्रूअल पे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ऑप्शन बताई कि जैसे ही आपके पास इनकम 150 से एक्सीड करेगी, कंफर्म है कि आपने एक्रूअल ही यूज करना है। लेकिन अगर 150 से कम भी है
तब भी मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं एचएमआरसी को कहूं कि मैंने कैश नहीं बल्कि एक्रूअल बेसिस पे इनकम को कैलकुलेट करना है. मूविंग ऑन. If the property receipts exceeds 150,000 pounds, then accrual basis will be used. 1,50,000 से अगर रेंटल इनकम ज्यादा है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे कंफर्मेशन है, कंपल्शन है कि आपने accrual basis ही यूज करना है. अब जो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं हम प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन के लिए, जो अभी हमने फॉर्मेट में भी पढ़े, यहाँ पे अगर इन एक्सपेंसेस को भी सबको देख लें तो इनमें एक चीज कॉमन है. दीज ऑल आर योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस. जैसे सबसे पहले इंश्योरेंस है, एजेंट फी, जैसे हम अक्सर एजेंट को पैसे देते हैं कि यार हमें कोई टेनेंट ढूंढो और पहले रेंटल में से कुछ पैसे तुम ले लेना. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन अ लोन टू एक्वायर और इम्प्रूव द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमने कोई लोन लिया और उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट को आपने प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करना, बल्कि उस इंटरेस्ट का 20% निकालेंगे. 20% इज द बेसिक रेट ऑफ टैक्स नॉन सेविंग का. तो 20% निकालेंगे और उस 20% को हम इनकम टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे एज अ टैक्स क्रेडिट. तो यहां पे अगर पढ़ लें तो कहते हैं इंटरेस्ट इज डिडक्टेड एज अ रिलीफ फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड अप टू द बेसिक बैंड. तो रिस्ट्रिक्टेड अप टू द बेसिक बैंड का मतलब है 20%. मूविंग ऑन. एडवर्टाइजमेंट फॉर टेनेंट्स, अगर आपने कोई इश्तेहार दिया है. डेकोरेशन कॉस्ट, बैड डेट्स, एंड लेट्स इन द लास्ट इट हैज रिलीफ अवेलेबल फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द लेटिंग कमेंस. रेंट पे देने से पहले अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं प्रॉपर्टी में तो वो भी हम माइनस कर सकते हैं. एक्सपेंसेस की बात करें तो ये सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जी. तो कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी रिपेयर्स और एक्सपेंसेस आर अलाउड और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी इंप्रूवमेंट्स आर डिसअलाउड. एग्जांपल में क्या कह रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ अ वुडन सिंगल ग्लेज्ड विंडो विद अ सिंगल ग्लेज्ड यूपीवीसी यूनिट वुड बी एन एक्सेप्टेबल एज अ रिपेयर, बट रिप्लेसमेंट विद अ डबल ग्लेज्ड यूपीवीसी यूनिट वुड बी एन इंप्रूवमेंट. ऐसे आपका एक दरवाजा है घर का और वो दरवाजा टूट जाता है, आप उसी के साथ का दरवाजा लाके लगाते हो तो ये रिपेयर है. लेकिन अगर आप एक ग्लास डोर लगा देते हो, पहले दरवाजा लकड़ी का था, अब आपने ग्लास डोर लगा दिया, तो दैट्स एन इंप्रूवमेंट. इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हुए जो कॉस्ट है उसको आप माइनस नहीं कर सकते हो. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड और नेक्स्ट पेज पे अगर आए फर्नीचर और रेटिंग को स्किप करते हुए. सो वी हैव अ रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ. बड़ा सिंपल है जी. अगर आपने प्रॉपर्टी में फर्नीचर रखा हुआ है और आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो रिप्लेस करने पे जो पैसे लगेंगे वो आप एज एन एक्सपेंस माइनस कर सकते हो. हाँ, लेकिन कब? जब आप रिप्लेस कर रहे हो. अगर लेट्स से प्रॉपर्टी में फर्नीचर नहीं है और आप उसको पहली दफा लेके आ रहे हो, तो पहली दफा प्रॉपर्टी में फर्नीचर लेके आने की कॉस्ट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आप उसको माइनस नहीं कर सकते. बाद में जब रिप्लेस करोगे तब माइनस कर सकते हो. इसको नाम दिया जाता है रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ का. Let's read it out. Individuals and companies can now deduct the actual cost of replacing furniture and furnishing when calculating the property income from renting out residential property. The property does not need to be fully furnished for a relief to be available. Furnishing includes items such as bed, television, fridge, freezer, carpets, floor coverings, curtains, crockery and cutlery. So these are all your furnishing. अगर इनको आप replace करोगे तो आप अपने पास replace करने के जो cost है उसको expense में minus कर लोगे. अगेन बता रहा हूं, पहली दफा लाने की कॉस्ट को माइनस नहीं करना, रिप्लेसमेंट पे माइनस करना है. उसके बाद कहते हैं देयर इज नो रिलीफ फॉर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इन फर्निशिंग, देयर इज ओनली रिलीफ व्हेन द एसेट्स आर रिप्लेस्ड. सो अगेन जी वही बात कर रहे हैं जो हमने पहले बात की थी कि जब रिप्लेस करेंगे तब इसको माइनस कर सकते हैं, वैसे माइनस नहीं कर सकते. उसके बाद द अमाउंट ऑफ रिलीफ इज रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग द ओल्ड एसेट व्हिच हैज बीन रिप्लेस्ड. सो लेट्स से मैं एक सोफा एक्सचेंज कर रहा हूं, नया सोफा लेके आ रहा हूं, दैट कॉस्टेड लेट्स से 3,000 पाउंड और पुराना वाला मैंने बेच दिया 500 पाउंड का. तो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ के तौर पे जो मैं अमाउंट अपने पास माइनस करूंगा दैट वुड बी 2500, यानी 3000 माइनस 500 जो कि पुराने सोफे की डिस्पोजल प्रोसीड थी. उसके बाद कहते हैं ऑल्सो रिलीफ इज नॉट गिवन ऑन फॉर एनी कॉस्ट विच रिप्रेजेंट्स एन इंप्रूवमेंट. इंप्रूवमेंट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तब भी हम माइनस नहीं कर सकते. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ अ वॉशिंग मशीन इज रिप्लेस्ड बाय अ वॉशर ड्रायर, only the cost of an equivalent washing machine qualifies for relief. क्या मतलब है? लेट्स से मेरे घर में एक नॉर्मल जो वॉशिंग मशीन है वो थी, मैंने वो वॉशिंग मशीन रिप्लेस की और मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले आया जो कपड़े धो के सुखा के मुझे दे देती है. सो अब ये इंप्रूवमेंट है. इस केस में अब मैं जो नई वॉशिंग मशीन लेके आए जो कि एक्चुअली मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसको शायद ये वॉशर ड्रायर कह रहा है, उसकी परचेज प्राइस को अपने पास एक्सपेंस माइनस नहीं करूंगा, बल्कि जो मशीन मैंने सेल की है उसी के साथ की देखूंगा नई मशीन कितने की मिलती है.
लेट्स से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लेके आया 30,000 पाउंड की, और जो पुरानी मशीन थी अगर उसी के साथ की नई खरीदता तो वो मुझे मिलती 10,000 की। तो मैंने अपने पास रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ में सिर्फ 10,000 माइनस करना है, क्योंकि बाकी 20,000 इज फॉर इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट वाली कॉस्ट में अभी माइनस नहीं करूंगा। हाँ, ये 10,000 में से मैं माइनस कर दूंगा अगर पुरानी मशीन बेच के मुझे कोई पैसे मिले। सो दैट्स रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। रेंटल वाला पार्ट तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, छोटा सा एरिया था, मैंने पहले भी शुरू में बताया था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ सवाल देखते हैं। सो वी हैव एग्जांपल नंबर 1 जहां पे रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेट प्रॉपर्टी इनकम प्रॉफिट फॉर टैक्स ईयर 22-23। सो टैक्स ईयर 22-23 के लिए हमें प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है। Hamberley owns a property that was let out for the first time on 1st July 2022. The rent of £5,000 per annum is paid alternatively quarterly in advance or quarterly in arrears. Quarterly in advance का मतलब है कि क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले मुझे रेंट मिल जाएगा, या लेट्स से ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, और क्वार्टरली इन एरियर्स का मतलब है क्वार्टर एंड होने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे। Hamberley Limited incurred allowable expenses of 200 in December 2021. Actually this is December 2022. Let me just amend this amount. आप भी अपने पास इसको amend कर लें। This is December 2022. Related to the redecoration following a burst pipe. तो मुझे जो redecoration करनी पड़ी, that's an allowed expense. And 400 in May 23 related to the repair work which was completed in March 2023. So अब यहाँ पे इस example के लिए मैं calculations करूँगा. So let's start with example number 1. और मैं यहाँ पे requirement A और B को इकट्ठा लेके चलूँगा। Requirement A के accordingly मुझे एडवांस में कैलकुलेट करना था क्योंकि पैसे एडवांस में मिल रहे थे, और रिक्वायरमेंट बी के अकॉर्डिंगली मुझे एरियर्स में मिल रहे हैं। आपकी आसानी के लिए मैं एक्रूअल बेसिस पे भी कैलकुलेट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो सबसे पहले तो जी मैंने पाउंड का साइन डाला और मैं लिखूंगा सबसे पहले रेंट। सो लेट्स डिस्कस एक्रूअल बेसिस फर्स्ट क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। प्रॉपर्टी थी हमने रेंट पे दी है 1 जुलाई 22 को। टैक्स ईयर वाज एंडिंग ऑन 31 ऑफ मार्च 2023 एक्चुअली, क्योंकि अप्रैल के तो 5 दिन हमने काउंट नहीं करने। तो जुलाई से मार्च तक प्रॉपर्टी कितना रेंट पे रही? लेट्स काउंट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो दैट्स अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो इसका मतलब है मैं एक्रूअल बेसिस पे 9 मंथ्स का रेंट अपने पास रिकॉर्ड कर लूंगा। कैसे करना है लेट्स सी। सो हमारे पास क्वेश्चन में देखें एनुअल रेंट कितना था जी? 5,000 पाउंड। सो एक्रूअल बेसिस के लिए मैं करूंगा इज इक्वल टू 5,000 टाइम्स 9/12। तो 9 मंथ्स का रेंट आ गया 3750। फिर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, सबसे पहले एक्सपेंस था रीडेकोरेशन। रीडेकोरेशन आपकी हुई है जी दिसंबर 22 में, सो दैट्स इन द करंट टैक्स ईयर। तो आप यहां पे माइनस कर देंगे, दैट इज 200। अच्छा, उस रीडेकोरेशन के बाद हुआ जी रिपेयर। अब रिपेयर के लिए हमने पे किया है मई 23 में, लेकिन वो काम रिलेट कर रहा था मार्च 2023 में, और मार्च 23 हमारे टैक्स ईयर में आ रहा था। कैश बेसिस की कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो मैं इसको माइनस नहीं करूंगा रिपेयर वाले 400 को, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे माइनस करूंगा बिकॉज ये मेरे टैक्स ईयर से रिलेटेड है। सो अभी तो मैं एक्रूअल वाला कर रहा हूं, सो लेट्स डिडक्ट दैट 400 एज वेल। और इसके बाद जब इसका सम आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्रॉपर्टी बिजनेस पे प्रॉफिट। एक्चुअली नाउ दिस इज योर प्रॉपर्टी इनकम जिसको आप इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में लेके जाओगे। अच्छा, अब देखते हैं जी एडवांस में। प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है 1 जुलाई को, तो इसका मतलब है अगर एडवांस की बात करें तो पहला मुझे क्वार्टरली रेंट भी मिला 1 जुलाई को। कौन से मंथ का? जुलाई, अगस्त, सितंबर को। इसके बाद 1 अक्टूबर पे मुझे रेंट मिला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर 1 जनवरी पे मिला जनवरी, फरवरी और मार्च, और फिर 1 अप्रैल को मिला अप्रैल, मई और जून। अब एक्रूअल बेसिस पे तो मैं 31 मार्च तक रुक गया था, लेकिन कैश बेसिस पे मुझे 5 अप्रैल तक जाना है। अब 5 अप्रैल तक जाते जाते मुझे 4 दफा रेंट रिसीव हुआ। इसका मतलब है आई हैव रिसीव्ड रेंट फॉर 4 क्वार्टर्स। बेशक प्रॉपर्टी 9 मंथ्स के लिए रेंट पे रही है, लेकिन कैश तो मुझे 4 टाइम्स मिला, तो इसका मतलब है मैं अपने पास कैश भी रिकॉर्ड करूंगा 4 मंथ्स का। एंड हाउ दैट विल बी डन इज इक्वल टू पूरे साल का रेंट था 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स हैं, मुझे चारों का रेंट मिल गया, तो रेंटल इनकम वुड बी 5,000।
डेकोरेशन कॉस्ट माइनस करेंगे 200 की, और रिपेयर वुड बी 0 क्योंकि उसको माइनस नहीं करना, क्योंकि वो टैक्स ईयर खत्म होने के बाद पे किया है, मई 23 में क्वेश्चन में लिखा हुआ था। सो ये 4800 की आ गई मेरे पास प्रॉपर्टी इनकम। अब चलते हैं एरियर्स पे। एरियर्स का मतलब है जुलाई पे प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो जुलाई अगस्त सितंबर का रेंट मुझे मिलेगा 1 अक्टूबर पे, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट मिला 1 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च का रेंट मिला 1 अप्रैल। तो इसका मतलब मुझे 3 क्वार्टरली पेमेंट रिसीव हुई है। सो इज इक्वल टू 5000 into 3 by 4. So that's the rental income, decoration cost, repair cost 0, and अगर टोटल करेंगे तो आपके पास आपकी प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी जो कि 3550 है। सो हमने कैश बेसिस पे कैलकुलेशन देख ली, अगर हमें रेंट एडवांस में मिल रहा है, अगर हमें एरियर्स में मिल रहा है तब क्या होगा, और अगर एक्रूअल बेसिस पे कभी कैलकुलेशन करने के लिए कह दे तो क्या करना है, हमने उसको भी देख लिया। लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2 नाउ। Just a second. Okay, so here we are on example number 2. So the data is becoming, huge. ऐसे ऐसे चीजें बढ़ती रहेंगी। So example number 2 की भी रिक्वायरमेंट में वही बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट फॉर द टैक्स ईयर 22-23. So let's start. Example number 2. और यहां पे कहते हैं जी, गाइल ओन्स अ हॉलिडे कॉटेज दैट ही लेट्स आउट फर्निश्ड एट एन एनुअल रेंट ऑफ 3600 पेएबल मंथली इन एडवांस। एडवांस में मिल रहा है इसको रेंट। ओके, सो एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 ही इंक्रीज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। सो उसने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस को बाद में देखते हैं। उसके एक्सपेंसेस के बाद एक पैराग्राफ है, कहते हैं टेनेंट हैड वेकेटेड द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग जून 22 विदाउट हैविंग पेड द रेंट ड्यू फॉर जून। तो टेनेंट ने प्रॉपर्टी छोड़ दी और जून का रेंट नहीं दिया हमें। गाइल वॉज अनेबल टू ट्रेस द डिफॉल्टिंग टेनेंट बट मैनेज टू लेट द प्रॉपर्टी टू न्यू टेनेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। अब अगर मैं कैश बेसिस पे चलूंगा तो इसका मतलब है मुझे रेंट मिल रहा है 11 महीने का, तो मैं 11 महीने का रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्रूअल बेसिस की, तो एक्रूअल बेसिस पे एक्चुअली तो प्रॉपर्टी पूरा साल रेंट पे रही है ना, पैसे मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है। तो एक्रूअल बेसिस पे मैं पूरे 12 महीने का रेंट रिकॉर्ड करूंगा। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे कैश बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर देता हूं और एक्रूअल पे भी कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रेंटल इनकम लिख लेता हूं, जो रेंट रिसीव्ड है। कैश बेसिस पे पूरे साल का रेंट था 3600 और मुझे 11 पेमेंट्स मिली हैं, सो 3600 टाइम्स 11/12। और एक्रूअल बेसिस पे तो पूरे साल का रेंट ही आ जाएगा 3600 का। अब एक महीने का जो रेंट नहीं मिला एक्चुअली वो मेरा बैड डेट है, तो उसको एक्रूअल बेसिस पे हम माइनस भी कर लेंगे, इज इक्वल टू माइनस 3600 इंटू 1/12। तो 300 आप माइनस कर देंगे। अब जो एक्सपेंसेस हैं वो पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 ही इंक्रीज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। मई 22 में कहता है जी रिप्लेसमेंट ऑफ 1 ब्रोकन किचन यूनिट विद अ यूनिट ऑफ सिमिलर काइंड, सो दैट्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे। रिप्लेसमेंट ऑफ किचन यूनिट, तो रिप्लेसमेंट ऑफ किचन यूनिट इज अलाउड एक्सपेंस और 275 का है, पे भी कर दिया है तो कैश पे भी माइनस करोगे, एक्रूअल पे भी माइनस करोगे। उसके बाद है इंश्योरेंस। सो कैश बेसिस पे तो जितना मैंने पे किया मैंने वो माइनस करना है, और कैश बेसिस पे इंश्योरेंस को बता रहा है कि उसने जो पे किया है इस साल वो कितनी है 480, सो विल डिडक्ट 480। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे टैक्स ईयर से रिलेटेड कितनी थी। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है इंश्योरेंस फ्रॉम द फॉर द ईयर फ्रॉम 5 जुलाई, तो 5 जुलाई से पे कर रहा है और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली एनुअली पे किए जाते हैं, तो इसका मतलब है जुलाई से अगले साल के जून तक के लिए पे कर रहे हैं। जुलाई से अगले साल का जून है लेकिन टैक्स ईयर तो मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च पे या 5 अप्रैल पे, तो अगेन वील रिस्ट्रिक्टेड अप टू 31 मार्च। तो इसका मतलब है ये जो इस साल इसने पे किया 480, इसमें से कितनी अमाउंट है जो इस टैक्स से रिलेट कर रही है, सो दैट्स जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सो 9 मंथ्स। 480 में से 9 मंथ्स हमारे इस साल से रिलेट कर रहे हैं। ब्रैकेट में देखिए उसने बताया हुआ पिछले साल पे किया था 420, अब पिछले साल पे किया था जुलाई 21 से जून 22 तक के लिए। मेरा टैक्स ईयर तो अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, तो इसका मतलब है लास्ट ईयर जो पे किया था उसमें से अप्रैल मई और जून की जो पेमेंट है वो टैक्स ईयर से रिलेट करती है हमारे करंट वाले। सो एक रूल बेसिस पे कैलकुलेशन क्या होगी, दैट वुड बी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट्स, उसके ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, लास्ट ईयर पे किया था 420 इंटू 3/12 हमारे से रिलेटेड है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक और ब्रैकेट इस साल पे किया 480 इंटू 9/12, ब्रैकेट्स क्लोज 2 दफा।
सो जी एक्सेल में और स्प्रेडशीट में आप जब काम करेंगे तो काइंडली ब्रैकेट्स को बहुत गौर से देखिएगा. इवन इफ यू पुट वन ब्रैकेट रॉन्ग, योर आंसर विल बी मेस्ड अप. आपका कैलकुलेशन वो एक्सेल गलत दे देगा. और स्पेशली जो हमारा एग्जाम सॉफ्टवेयर है उसमें तो बहुत सारे फिर ग्लिचेस भी आना शुरू हो जाते हैं. सो इंश्योरेंस एक्रूअल बेसिस पे माइनस करेंगे 465 की. मूविंग ऑन, इसके बाद आ रहे ड्रेन क्लियरेंस. तो ड्रेन क्लियरेंस के लिए पे किया 380 कैश और एक्रूअल दोनों बेसिस पे माइनस कर लिया. उसके बाद है जी रीडेकोरेशन. अब रीडेकोरेशन पे किया मई 23 में, तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली तो मैं माइनस नहीं करूंगा, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिपेयर वर्क वाज कंप्लीटेड इन मार्च 23, तो एक्रूअल बेसिस पे आप माइनस कर लेंगे और एक्रूअल बेसिस पे आप माइनस करोगे 750 एंड दैट्स इट. तो यहां पे जब इसका मैं सम कर दूंगा, दिस इज माय प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस एंड दिस इज ऑन एक्रूअल बेसिस. तो एग्जाम में अगर एग्जाम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि कैश बेसिस पे करना है एक्रूअल बेसिस पे करना है, तो वी विल एज्यूम कि हमने कैश बेसिस यूज करना है. लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बता रहा है कि एक्रूअल बेसिस यूज करना है तो फिर डेफिनेटली यूज दैट बेसिस. ऑलराइट, मूविंग ऑन जी. एग्जाम्पल 2 के बाद प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड आ रही है जी एग्जाम्पल नंबर 5. अगेन ये भी रेंटल वाले पार्ट से रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा है. और एग्जाम्पल 5 की रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट ई स्लेब प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. और अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ए एंड बी. सो दोनों प्रॉपर्टीज की अलग अलग आपने कैलकुलेशन करनी है. और उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 8 है जहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है फैंक की. और एग्जाम्पल नंबर 9 में यू हैव टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 22-23. सो प्रॉपर्टी इनकम निकाल के साथ आपने इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है. और मुझे देखें एंड पे यहाँ पे सैलरी भी नजर आ रही है 80,000 पाउंड की. सो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. एंड सॉल्व करने के बाद अगर कोई मसला आता है तो प्लीज डू लेट मी नो. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इन एग्जाम्पल्स को पहले डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे लीजेस के बारे में, जो हमारा प्रॉपर्टी इनकम का रिमेनिंग पार्ट है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग दिस प्रॉपर्टी इनकम एरिया. See you all in the next lecture. Till then, please read the book. Again, if you get an issue, please feel free to contact me on the WhatsApp or maybe in the discussion class. So, I will be seeing you all in the next lecture. Till then, stay focused, stay safe. Khuda Hafiz.